नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आज आपका फिर स्वागत है, खैर मकदम है। और मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ, वो चीज़ें बताता हूँ मेडिकल साइंसेज में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं और आपके काम की होती हैं। ज़्यादातर कैंसर पे बोलता हूँ। मैं आपका समय ज़्यादा नष्ट नहीं करता और ना अपना समय ज़्यादा दे पाता हूँ, ये भी मेरे साथ प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो आपको कम वक्त में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, सुना कीजिए। अब आपके लिए जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है आपके भोजन के हिसाब से गेहूं के बारे में। और गेहूं, मैदा, आटा, इन चीज़ों से बनता है। आपको पता है गेहूं से दो चीज़ें बनती हैं, आटा और मैदा। मैदे में जो है वो भूसा बिल्कुल नहीं होता है, आटे में भूसा भी होता है, लेकिन गेहूं में दोनों चीज़ें होती हैं। गेहूं में ग्लूटेन होता है, मैदा में भी ग्लूटेन होता है और आटे में भी ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन क्या है, इसकी क्या एलर्जीज़ है, मैंने पहले विषय में बताया था। आपको आज बड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं आज आपके लिए कुछ सामान भी लेकर आया हूँ जिससे आपको लगे कि आप बेकरी में एंटर हो रहे हैं। बेकरी का सामान लाने के लिए मकसद सिर्फ एक था कि ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आप विजुअलाइजेशन देखें। मेरी शक्ल से अगर थक गए हों देखते देखते तो कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिसमें आपको भूख लग रही हो तो खाने का मज़ा आए। तो ये मकसद भी था। तो आपको एक बात अजीब लगेगी कि हम 100 साल पुरानी हिस्ट्री अपनी नहीं जानते। अगर हमसे कहा जाए कि मेरे सक्कड़ दादा का नाम क्या था तो मुझे नहीं मालूम है। परदादा तक का नाम शायद याद होगा। परदादा के बारे में भी बात करेंगे तो शायद बहुत सौ को नहीं मालूम होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? गेहूं कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। आप कहेंगे नहीं पहले भी होता था। मैंने जहां तक पढ़ा हिस्ट्री में बहुत पुरानी चीज़ नहीं थी। चावल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता था, चावल लोग ज़्यादा खाते थे। और ये भी आपको हैरत होगी कि जो मांस का सेवन था, अर्ली मैन ने मांस का सेवन ही किया था, क्योंकि उसके पास खाने को पत्ते थे, जड़ी बूटी थी। जड़ी बूटी तो हम आज कहते हैं, बेसिकली वो खाना था जो पत्ते थे। जो सब्जियां तो पैदा होती नहीं थी, पत्ते ही थे बेसिकली, कि जो मीठे पत्ते होते थे, कड़वे नहीं होते थे, जहरीले नहीं होते थे। ये हल्के हल्के मालूम हुआ कि ये जहर नहीं है, ये पत्ता मीठा है, खा सकता है। और दूसरा शिकार काय का करते थे। जो भी जानवर उन्हें नज़र आता था जिसमें मांस ज़्यादा हो वो खा लेते थे। तो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना ईसाई थे, ना यहूदी थे। दुनिया में लोग थे, इंसान थे और वो ये चीज़ें खाया करते थे। हल्के हल्के रिलीजन इवॉल्व हुए और बहुत से लोगों ने कहा नहीं हम वेजिटेरियन हैं, हम मांस नहीं खाएंगे। बहुत से ने कहा नहीं हम मांस खाते रहेंगे। ये ग्रुप बन गए। तो मांस हमारा जो था वो स्टेपल डाइट था और पत्ते स्टेपल डाइट थे। बीन्स स्टेपल डाइट बाद में हुई। अनाज क्या है? ये जो चावल था ये पाया जाता था, क्योंकि हिंदुस्तान में बारिशें बहुत होती थी और चावल बारिश की उपजाऊ उपज है, बारी में पैदा होता है। सबसे ज़्यादा पानी चावल को ही चाहिए होता है, आप सबको मालूम है। तो चावल ज़्यादा होता था। चावल को कल्टीवेशन हुआ, लोग खाया करते थे, चावल का आटा भी बनाया करते थे, पीसने जब शुरू हुआ। गेहूं की ईजाद बहुत बाद में हुई। हो सकता है मतभेद हो, लोगों में मतभेद होता है रिसर्च में, लेकिन मेरी रिसर्च जो आपके लिए थी मैंने ये देखा कि ये नई चीज़ है। इम्यूनोलॉजी को इन्वॉल्व होने के लिए समय लगता है। इम्यून सिस्टम जो होता है शरीर का भाग है जो मेरे जीन्स के अंदर कैरी होता है। मेरी जीन्स जो होती हैं क्या होती हैं? जेनेटिक्स जीन्स, वो नहीं जो पहनने वाली जीन्स हैं। ये जीन्स वो हैं जो क्रोमोसोम के अंदर होती हैं, सेल में जो एक स्ट्रक्चर होता है जो एक प्रोटीन को पैदा करता है। ये जीन जो होती है ये स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवोल्यूशन हुआ है। तो 700-800 साल का इवोल्यूशन और मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन में बहुत अंतर है। ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में कुछ मिनट। अगर 24 घंटे इंसान की साइकिल है कि हम इंसान बन गए थे, दो पैरों पे चलते थे, अकल थी, तो वो 24 घंटे माने तो उसमें जो हमारा ये पीरियड है गेहूं का, ये 2-3 मिनट का है, उससे ऊपर नहीं है। तो हम इवॉल्व हो रहे हैं। लिहाजा क्या है, गेहूं खाना तो हमने जल्दी शुरू कर दिया चूंकि अंग्रेज आ गया। अंग्रेज ने हिंदुस्तान में जो है मैदा इंट्रोड्यूस किया। मैदा भी उससे पुराना नहीं था, बहुत पहले नहीं था। रिफाइंड फ्लावर वो लोग यूज़ करते थे, चूँकि उनका 800 साल की हिस्ट्री, 1000 साल की उनकी भी है, तो 800 साल पहले बेकिंग शुरू हो गई थी उनके यहाँ। तो बेकिंग में ये यूज़ होता था। इंडिया के लिए बेकिंग नई चीज़ थी, तो बेकिंग में मैदा यूज़ हुआ। तो अब फ्लावर जो था हमारा, फ्लावर हम जिसको फ्लावर बोलते हैं, आटे की बात कर रहा हूँ,
पिसा हुआ गेहूं, ये जो चीज़ थी ये और रिफाइंड हो गई तो भूसा हटा दिया बिल्कुल, तो रिफाइंड फ्लावर हो गया, वाइट फ्लावर हो गया, जो मैंने दिखाया है यहाँ। ये आपका वाइट फ्लावर है, ये आटा है, ये गुदा हुआ आटा है, और ये जो आपको ये गुदा हुआ आटा है, ये मैदा है। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, मैं इसको ऐसे प्लेट्स को रख देता हूँ आपके सामने। ये अब सही हो गई। ये मैदा है, ये पिसा हुआ है, और ये गीला है, पानी मिला हुआ है। ये आटा है, ये आटा है, ये आपको सबको पता है। अब मैदा से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं बेकरी की। जितनी बेकरी में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, या आपको पास्ता जो आजकल हम बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, वो भी पास्ता भी मैदा है बेसिकली। तो मैदा हमारा जो है, ये कल्चर जो है, ये वेस्टर्न कल्चर से हमने अडॉप्ट किया है। अब वो जो मैंने मिनटों में बताया था आटा, तो ये सेकंडों में आ गया। मैदा जो है सेकंडों में आ गया, 24 घंटे के। क्या आपको मजा आ रहा है ना मेरी बातों में? मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस को हमेशा अच्छा लगता है कि मैं आपको जो समझाने का तरीका रखता हूं वो सिंपल होता है, समझने वाला होता है, साइंस के साथ साथ समझाना होता है। गेहूं जो है नया डाइट है, मैदा और नई डाइट है। मैदा को इवॉल्व करने में इम्यून सिस्टम को अभी और वक्त लगेगा। तो हम लोग हमेशा बचपन में कहते थे मैदा मत खाओ भाई, मैदा चिपक जाता है पेट में, छूटता नहीं है। ये क्यों ऐसी बात हम लोगों ने कही? क्योंकि मैदा खाने से 70 साल पहले, 80 साल पहले पेट ज़्यादा खराब होते थे। अब 70-80 साल के बाद, आज की इस डिकेड में 10 साल पहले, अब बच्चे बहुत पास्ता खा रहे हैं, उतने पेट खराब नहीं हो रहे हैं। तो एडाप्टेशन शुरू हो चुका है, एडाप्ट हो रहा है। इम्यून सिस्टम उसको पहचानने लगा है कि नहीं, हमें इस पर रिएक्ट नहीं करना है। इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जो बाहर से आपने चीज़ अंदर आंत के भेजी, उसको पाचन शक्ति पहचान के खत्म कर देती है, और जो पाचन नहीं हो पाता, जो चीज़ खोजड़ है, वो आपके टट्टी के रास्ते चली जाती है। और जो खराब चीज़ है, जिसको अंदर होना नहीं चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए आंत के मुंह के ऊपर ही, वो इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। मैदा को इम्यून सिस्टम ने ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, तो मैदा से पेट में दर्द होता था पहले ज़माने में। आटे से भी बहुत से लोगों को होता है। एक तो ऐसी बीमारी है जिसको हम सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं, उसमें ग्लूटेन का मतलब है। ग्लूटेन जो है वो आटे में होता है, गेहूं का आटा हो, गेहूं का मैदा हो, दोनों में ग्लूटेन होता है। तो गेहूं की बीमारी जो है वो सीलिएक डिजीज़ है। उसमें तो जैसे आज बच्चा गेहूं खाएगा, रोटी खाएगा, चाहे वो गाँव में क्यों ना हो, चाहे शहर में क्यों ना हो, उसके पेट में दर्द हो जाएगा, उसको लूज मोशन भी हो जाएंगे, और वो कहेगा, और हम समझ नहीं पाएंगे कि हम तो सब रोटी खा रहे हैं, घर के 20 मेंबर हैं, सब परिवार खा रहा है रोटी, लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ है जो 2-3 साल का है, लेकिन वो रोटी खाता है तो परेशान हो जाता है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि चावल का सेवन करें उसके लिए। चावल एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिससे कोई एलर्जी नहीं होती है। ये भी धारणा मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि चावल से खांसी नहीं होती है। हमारे यूपी बिहार में खास तौर से कहते हैं कि चावल से खांसी हो जाती है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, आप कहेंगे किस्सा नहीं सुनाया बहुत दिन से। एक मेरी टीचर थी बंगाली, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स की। वो कहती थी, औरत को समझाती थी ओपीडी में बैठ के, कह रहे अपने बच्चे को चावल खिला दे। तेरी माँ को भी मैं कहती थी कि चावल खिला, जब तू गोद में आई थी माँ के साथ अपनी, तू भी इसको चावल नहीं खिलाती, कहती खांसी होती है। अगर खांसी चावल से होती तो बंगाल खांसता होता, यूपी में सुनते होते। तो वो ये बात करती थी, मुझे याद है बात वो। तो चावल जो है बच्चों के लिए अच्छा खाना है। मैं यहां फिर आ गया वापस। बेकरी कैसे बनी? बेकरी में हमेशा फूलना चाहिए, फूल जाए वो आटा, आटे को फूलना चाहिए। तो ग्लूटेन में ये मादा होता है कि वो फूलता है। कैसे फूलता है? ग्लूटेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बीट्स और बॉल्स के बेसिस पे है, जैसे मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं डायग्राम में। ये बीट्स हैं और बॉल्स हैं, बीट्स हैं और बॉल्स हैं। ये बड़ी पिक्यूलियर स्टैंडिंग के साथ लगी होती हैं। स्ट्रक्चर इनका ऐसा होता है जैसे लकड़ियां और गेंदे एक साथ आपने रख दी, यूं रखी हुई है, ऐसी एक के ऊपर एक रखी। जैसे पानी डाला इसमें तो बीट्स बॉल्स में पानी जाएगा, थोड़ा सा छिद्रेंगी वो आपस में। अब आपने उसके अंदर यीस्ट डाल दिया। आपको पता है जब हम फुलाते हैं मैदा को तो यीस्ट डालते हैं, आटे को फुलाते हैं, मैदा को फुलाते हैं, दोनों चीज़ें फूलती हैं। मैदा भी फूलता है, आटा भी फूलता है। आटा कम फूलता है, मैदा ज़्यादा फूलता है, क्योंकि मैदा में भूसी नहीं होती है। तो जब आपने पानी डाला और यीस्ट डाला तो यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है
प्रोडक्शन होता है और उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होती है, गैस समझ लीजिए कि प्रोड्यूस होगी, तो गैस को ट्रैप करने के लिए ये बीड्स और बॉल्स जो है ये काम में आती हैं। ये गैस के पॉकेट्स बना देती हैं बीड्स और बॉल्स, और आपका वो लगता है कि ऐसे फूल गया, ऊपर को चला गया, जैसे आपने यहाँ देखा कि ये फूल गया। इसमें खिंचाव भी पैदा हो जाएगा, देखिए ये देख रहे हैं आप, खिंचाव पैदा हो रहा है, ये खिंचाव भी उसी से होता है। इसको कहते हैं ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, स्मूथ। तो ये आपको यीस्ट के वजह से मैदे में ज़्यादा मिलेगा, आटे में उतना सुझाव नहीं होता, टूट जाएगा ये बीच में से, वो टूटेगा नहीं, फूल जाएगा। तो कम मात्रा में हम खाना खाएंगे, कम सामान होगा और फूल के खूबसूरत शेप दे देगा। जैसे आपको शेप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ब्रेड का शेप भी है, केक का बेस है आपका, डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स हैं जो बाहर लोग खाते हैं, हिंदुस्तान में भी खाते हैं। ये आपका कुलचा है समझिए। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। तो लोगों का सवाल हमेशा मुझसे होता है जब पूछते हैं ओपीडी में, साहब मैदा नुकसान देता है या फ़ायदा देता है? मैदा सिर्फ उन लोगों को नुकसान देता है जिनकी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उन्हें उससे, अदरवाइज मैदा बिल्कुल कैंसर नहीं करता। मैदा बिल्कुल सेफ है, मैदा खाया जा सकता है और कोई भी चीज़ नियमित मात्रा में ही खाई जाती है, उसको बेइंतहा नहीं खा सकते आप। कोई भी चीज़ खाएंगे तो आप बेइंतहा थोड़ी खा लेंगे, एक लिमिट में खाएंगे। तो लिमिट में मैदा आप खा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। जलेबी भी खाते हैं लोग, मीठा भी खाते हैं, केक्स भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, पूरी बेकरी जो है मैदा से बेस्ड है और मैदा नुकसानदेह नहीं होता है, एक्सेप्ट उन लोगों को जो एलर्जन की तरह होता है उनके लिए, यानी उनका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है उससे। ये भी बड़ा अजीब इत्तेफाक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, अडॉप्ट करता है, मैंने जैसे आपसे बताया। तो एडाप्टेशन में और लग जाएंगे हमें 500 साल, कि जहाँ मैदा बिल्कुल एलर्जन की तरह नहीं होगा। बिल्कुल मैदा आपको मेरे आने वाली 5 पुश्तों में ऐसा होगा हिंदुस्तान में कि मैदा बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्योंकि जितने भी लोग बाहर दुनिया में होते हैं, जो कौम मैदा पिछले 1000 साल से 800 साल से खा रही है, उनको रिएक्शंस अब नहीं होते हैं बिल्कुल, वो मैदा के लिए सेफ है। ग्लूटेन में ज़रूर है कि एलर्जन है ग्लूटेन, तो ग्लूटेन अगर खाएंगे तो मैदा में भी ग्लूटेन है और आटे में भी ग्लूटेन है, उसके लिए आपको ग्लूटेन फ्री लेना पड़ेगा मील। तो ग्लूटेन नहीं होगा तो वो एलर्जन है। तो ग्लूटेन अलग है, मैदा अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ग्लूटेन की एलर्जी का मतलब है कि बिल्कुल आप नहीं खा सकते, और मैदा की एलर्जी उतनी कंपैरेटिवली ख़राब नहीं होती है, थोड़ी रिलेटिवली ईजी होती है। तो पता नहीं मैं आपको कहाँ तक बता पाया, कोशिश मैंने बहुत की है कि आपको सरल भाषा में बिल्कुल विज्ञान को आपको दे सकूं और आपको महसूस भी नहीं हो कि मैं विज्ञान दे के चला गया आपको। ये भी अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत दी है कि आपको पढ़ने के बाद लागे कि नहीं कि साइंस भी था कहीं इसमें, तो कॉमन बातें कर रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।